चेतना के साथ मन के जिस अंश को अनुभव कर पाते हैं एवं उसको व्यवहार में ला पाते हैं, उसे सचेतन मन कहते हैं। और मन का जो गहरा अंदरूनी अंश है, जहां पर हम सचेतन तरीके से अपनी चेतना के साथ नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसे अवचेतन मन कहते हैं। मैं एक प्रकार का ट्रेनिंग कराता हूं जिसे सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग कहते हैं। ये माइंड और ब्रेन में फर्क क्या है? ब्रेन एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, एक हार्डवेयर की तरह। ब्रेन को तो देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, परंतु माइंड को, मन को पांचों इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। सो मन एक सॉफ्टवेयर की तरह है, और सॉफ्टवेयर को जैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क जो है सो है, परंतु हम अपने मन को अपग्रेड कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी चीज को माइंड ट्रेनिंग कहा जाता है। तो ब्रेन जो हमारा है उसमें तो दो अंश है, लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर और राइट ब्रेन हेमिस्फेयर। और ब्रेन किस चीज का बना हुआ है? न्यूरॉन्स का बना हुआ है, नर्व सेल्स का। न्यूरॉन्स का नेटवर्क है ब्रेन के अंदर। साधारणतः एस्टिमेट किया जाता है कि 300 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर। न्यूरॉन्स किस प्रकार के होते हैं? जो लेफ्ट साइड वाला आप डायग्राम देखेंगे तो न्यूरॉन में न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ डेंड्राइट्स होंगे, और उसका जो मेन बॉडी है उसको एक्सॉन कहते हैं। जहां पर एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स खत्म होते हैं, वहां पर एक प्रकार का एमिनो एसिड पाया जाता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। वो जब कूद कर पड़ोस के न्यूरॉन के डेंड्राइट में पहुंचता है, जहां पे न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं, तो इस एक्टिविटी को सिनैप्स या साइनैप्स कहा जाता है। इसको न्यूरोट्रांसमिशन भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। जैसे हार्ट के लिए ईसीजी का परीक्षा होता है, ब्रेन का एक्टिविटी टेस्ट करने के लिए ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यूज किया जाता है। ईईजी से पता चलता है कि ब्रेन में कहां पर कैसा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है। अभी जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के दो हेमिस्फेयर है, लेफ्ट हेमिस्फेयर एवं राइट हेमिस्फेयर। और जो ब्रेन हेमिस्फेयर्स हैं ये एक जगह पर कनेक्ट करते हैं। संपूर्ण ब्रेन चिपका हुआ नहीं होता है लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के साथ। कॉर्पस कोलोजम करके एक जगह होता है, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, छोटा सा अंश होता है ब्रेन के अंदर। वहां पे लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर राइट ब्रेन हेमिस्फेयर के साथ कनेक्ट करता है। तो जैसे एक शहर और दूसरे शहर के बीच में कोई हाईवे है और हाईवे पर टोल बूथ है। आजकल तो फास्ट टैग्स वगैरह हो चुका है, पर पहले जब फास्ट टैग्स नहीं थे उस समय टोल बूथ पर या टोल नाका पर बहुत ट्रैफिक जैम जैसा दिखता था, क्योंकि वो एक बॉटलनेक हो गया है। तो ठीक वैसे ही हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन हेमिस्फेयर के बीच में जो कॉर्पस कैलोसम है, वहां पर एक ट्रैफिक जैम जैसा हो सकता है। तो चूंकि बचपन से लेकर आज तक हमने अपने ब्रेन को सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेनिंग नहीं दिया है, लेफ्ट ब्रेन से जो राइट ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंचना है और राइट ब्रेन से लेफ्ट ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंचना है, उसमें तकलीफ आ सकता है। तो उसके लिए उसका ट्रेनिंग करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमारा जो मन है, चूंकि एक सॉफ्टवेयर की तरह है, वो कोई हार्डवेयर नहीं है, फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मन को इस्तेमाल करना पड़ेगा गहराई में जाकर, सबकॉन्शियस लेवल पे जाके। तब जाके हम अपने ब्रेन को फाइन तरीके से, सूक्ष्म तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम अपने मन में एक जगह बनाते हैं जिसका नाम है माइंड स्पेस। ये माइंड स्पेस क्या चीज है? एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई एक गांव है और गांव में छोटा सा एक डॉक्टर का चेंबर है या डॉक्टर का क्लिनिक है। गांव में कोई व्यक्ति है जिसका नाम है कल्लन कल्लन मिस्त्री, मान लीजिए ऐसा उसका नाम है, कल्लन करके कोई गांव वाला आदमी है। एक दिन ऐसे ही थियोरेटिकली स्पीकिंग वो बड़ा बुरे तरीके से बीमार पड़ जाता है। सो गांव वाले कल्लन को लेके डॉक्टर बाबू के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब कल्लन को देख के कहते हैं, बड़ा सीरियस कंडीशन है, मेरा जो छोटा सा चेंबर है, छोटा सा कमरा है, यहाँ पर क्लिनिक है, यहाँ पर उतने फैसिलिटीज नहीं है कि कल्लन का ट्रीटमेंट किया जा सके। तो गांव वाले पूछते हैं डॉक्टर साहब को कि अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा?
डॉक्टर कहते हैं बचना मुश्किल है फिर। तो डॉक्टर साहब बचा लीजिए कल्लन को। तो डॉक्टर बोलते हैं शहर में मेरा जान पहचान का एक मित्र है जो बड़े अस्पताल में काम करता है, मैं गारंटी दे रहा हूं इस पेशेंट को, कल्लन को मैं शहर लेके जाऊंगा, उसका ट्रीटमेंट करा के वापस ले आऊंगा, तुम लोग चिंता मत करो। और फिर ताबड़तोड़ कल्लन को उठाकर डॉक्टर साहब के कार में बिठाया जाता है और डॉक्टर साहब कार में बैठ के चले जाते हैं। गांव वाले देखते हैं दूर कार चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, नजरों से ओझल हो गया। शाम हो जाती है, रात हो जाता है, ना डॉक्टर साहब वापस आए हैं ना कल्लन वापस आया है। अगला दिन भी बीत जाता है। तीसरे दिन कोई बच्चे आवाज लगाते हैं, अरे देखो डॉक्टर साहब का गाड़ी आ रहा है। सब गांव वाले गांव के छोर पे पहुंचते हैं और कार फाइनली एंट्री करता है, डॉक्टर का कार। कार का दरवाजा डॉक्टर खोलते हैं, बाहर निकलते हैं और साइड वाले दरवाजे को कल्लन खुद खोल के बाहर निकल रहा है। गांव वाले खुश हो गए, अरे कल्लन भैया ठीक हो गए। और कल्लन भी खुशी खुशी आता है, सबसे गले मिलता है। तो यहां पे हुआ क्या, समझिए यहां पे क्या हो रहा है। तो एक व्यक्ति है जिसका ट्रीटमेंट गांव में संभव नहीं है, क्योंकि लॉजिकल तरीके से देखा जाए, सारे टेक्नोलॉजी यूज करके देखा जाए, गांव की टेक्नोलॉजी, उस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। उस आदमी को क्या किया गया, गांव से दूर कहीं लेके जाया गया। कहां लेके जाया गया है वो डॉक्टर साहब जानते हैं, गांव वाले नहीं जानते। तो गांव वालों को जानने का जरूरत नहीं है कि कल्लन को कहां लेके जाया गया है, कौन से हॉस्पिटल में, कौन से फ्लोर में, कौन सा ट्रीटमेंट किया गया है, किसने ऑपरेशन किया है या ट्रीटमेंट किया, क्या ट्रीटमेंट हुआ है, गांव वालों को कुछ जानने की जरूरत नहीं है। गांव वालों के पर्सपेक्टिव से कल्लन का ट्रीटमेंट गांव में नहीं हो सकता। तो कल्लन और कहीं चला गया जहां पे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट हो गया, कल्लन वापस आ गया। तो गांव में कल्लन बीमार था और जब वापस आया वो स्वस्थ है। अब इसका प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ का सबकॉन्शियस माइंड के साथ क्या एप्लीकेशन है। कभी कभी जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में, भले ही वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंसेस हो, कैरियर हो, एंटरटेनमेंट हो, सोशल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, कहीं भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में कभी कभी ऐसा कंडीशन आने का पॉसिबिलिटी है जहां पर उम्मीद का कुछ चांस ही नहीं है। यानी सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं कर सकते, फाइनेंशियली कुछ नहीं कर सकते या हेल्थ में कुछ नहीं कर सकते। बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स ने कह दिया इनको बचाया नहीं जा सकता, या फाइनेंशियली इतनी बर्बादी हो गई है बिजनेस की या पर्सनल लाइफ में कि कुछ उम्मीद दिख ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे भला ये इस कंडीशन से बाहर निकल सकता है। या रिलेशनशिप टोटली बर्बाद हो गया है, या बिजनेस रिलेशनशिप खराब हो गया है, या समाज में कुछ बहुत कुछ खराब हो गया है, या प्रकृति में बहुत कुछ खराब हो गया है। होपलेस कंडीशन, जहां पे रे ऑफ होप नहीं है, आशा की कोई किरण नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं, हम हेल्पलेस हो चुके हैं, असहाय हो गए, बेबस हो गए हैं। ये कहां पर हुआ है, इस जगत में हुआ है। और लॉज ऑफ नेचर कह रहा है, लॉजिक कह रहा है, फिजिक्स कह रहा है, बायोलॉजी कह रहा है, मेडिकल साइंस कह रहा है कि कुछ नहीं किया जा सकता, यानी गांव के अंदर कुछ नहीं किया जा सकता। तो गांव के बाहर भेज दो। तो यूनिवर्स के अंदर प्रकृति होती है, प्रकृति के नियम प्रकृति के अंदर एप्लीकेबल है। जैसे अमेरिका के अंदर सड़क में ड्राइविंग करने के लिए राइट साइड में ड्राइविंग करना पड़ेगा, वो वहां का नियम है। कोई अमेरिकन व्यक्ति इंडिया में आके सड़क में राइट साइड में ड्राइविंग करेगा, ट्रैफिक पुलिस पकड़ के पूछेगी क्यों ऐसा कर रहे हो, बोलेगा हमारे देश में तो ऐसा ही होता है। तो ट्रैफिक पुलिस क्या कहेगी, अपने देश में जाओ, ये तुम्हारा देश नहीं है, यहाँ के नियम कुछ और ही हैं। सो अमेरिका के नियम, अधिकतर नियम अमेरिका में एप्लीकेबल है, यहां नहीं है। तो प्रकृति के सारे नियम प्रकृति के अंदर एप्लीकेबल है। लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ यूनिवर्स, यानी क्या प्रैक्टिकल है, क्या प्रैक्टिकल नहीं है, क्या संभव है, क्या असंभव है, ये सब कुछ यूनिवर्सल लॉ है ना, प्रकृति का नियम है ना। तो प्रकृति के अंदर एप्लीकेबल है, गांव के अंदर एप्लीकेबल है। तो गांव के बाहर ले जाओ, कहां लेके जाओगे, हमको जानने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल गांव वाले हैं। तो हम यूनिवर्स के अंदर से एनर्जीज को लेकर, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज एनर्जी का बना हुआ है, ये आप समझते हैं, जानते हैं, सूक्ष्म एनर्जी या स्थूल एनर्जी, परंतु हर चीज एनर्जी का है। सो एनर्जी को यूनिवर्स के बाहर ले जाओ, प्रकृति के बाहर ले जाओ और वहां पे ट्रीटमेंट करा लो, करेक्शंस करा लो। और कराने के बाद
वापस इस प्रकृति के अंदर लेके आओ। सो बीमार इंसान या फाइनेंशियली बर्बाद इंसान या प्राकृतिक सिचुएशन एकदम बर्बाद कंडीशन जहां पे होपलेसनेस है, पूरे चीज का एनर्जी को ट्रांसफर करके हमारे यूनिवर्स के बाहर ले जाओ। कहां लेके जाएंगे? ये आता है माइंड स्पेस। स्क्रीन पे देखेंगे माइंड स्पेस लिखा हुआ है। हम अपने मन में एक स्पेस बनाएंगे, वहां ले जाएंगे, वहां करेक्शंस करेंगे, करेक्शंस हो जाने के बाद वर्ल्ड स्पेस में ले आएंगे, इस दुनिया में ले आएंगे। सो कल्लन जब गांव में एंट्री किया, वो तो अच्छे स्वास्थ्य में है, कैसे हुआ वो गांव वालों को जानने की जरूरत नहीं है। सो कॉन्शियस तरीके से जो इम्पॉसिबल है, सबकॉन्शियस की दुनिया में जाके उसको संभव बना के हम इस जगत में लेके आ सकते हैं। तो सर्वप्रथम सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग में सीखने को है माइंड स्पेस के बारे में। नेक्स्ट आता है, ये 2 दिन का ट्रेनिंग कराता हूं मैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग। तो फर्स्ट डे प्री लंच का सिलेबस बता रहा हूं अभी मैं। सेकेंड थिंग हम सीखते हैं हीलिंग क्रिटिकल केसेस, यानी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, या टर्मिनल डिजीज हो गया, या बहुत ही सीरियस कैंसर हो गया, थैलेसेमिया हो गया, या बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है जहां बचने की संभावनाएं नहीं है। सीरियस केसेस, क्रिटिकल केसेस। तो ट्रेनिंग जैसे ही शुरू होगा, पहला चीज हम ये सीखेंगे हीलिंग क्रिटिकल केसेस। ऑर्डिनरी केसेस आएंगे बाद में, पहले इमरजेंसीज को हैंडल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है, जैसे अभी ऊपर का फोटोग्राफ में आप देख रहे हो, ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर है और कॉर्पस कैलोसम में कनेक्शन होता है जो कि छोटा सा एरिया है। सो लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन का जो न्यूरोनल पाथवेज है, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, इसका जो कनेक्शंस बन रहा है सिनेप्सिस के द्वारा, इससे न्यूरोनल पाथवे बनता है जहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। एक प्रकार से डेटा बस कह लीजिए, हाईवे कह लीजिए, इंफॉर्मेशन हाईवे। सो लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन के लिए, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से जो कनेक्टिविटी है उसको हमने कभी सर्विसिंग नहीं किया। जैसे मान लो कोई ब्रिज है, बहुत पुराना पुल है, उस पर गाड़ियां चलती नहीं है क्योंकि नया ब्रिज बन गया है। तो इस पुराने सड़क पे जाके देखिए, घास पत्ते उग गए होंगे, गंदगी पड़ी होगी, टूट गया होगा क्योंकि अनमेंटेन्ड है। तो उसी प्रकार से चूंकि हमने बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर आज तक अपने लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन का जो न्यूरोनल पाथवेज है, जो ट्रैफिक जाता है, डेटा जाता है, उसको सिस्टमैटिक तरीके से कभी क्लेंजिंग नहीं किया है, उसको एनर्जाइज नहीं किया है, एम्पावर नहीं किया है, यूटिलाइज नहीं किया है, तो जंक लगा हुआ होगा उसमें सो टू से, यानी एफिशिएंसी नहीं होगा लेफ्ट ब्रेन से इंफॉर्मेशन राइट ब्रेन में डालने का। जैसे जब हम पढ़ाई करते हैं, हम 5 सेंसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन पाते हैं, आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, समझते हैं एक्सटर्नल सेंसेस के द्वारा, कॉन्शियसली पढ़ाई करते हैं ना। परंतु मेमोरी को कहां स्टोर होना होगा? सबकॉन्शियस में, गहराई में। तो लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन में जाना पड़ेगा इंफॉर्मेशन को। तो लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन में जाता नहीं है तो उसके लिए बार बार धक्का देना पड़ता है। जैसे दीवार पर अगर आप एक कील लगाओगे और हथौड़ी से मारोगे और दीवार बहुत कठोर है, बहुत हार्ड है, कील पर हथौड़ी से मारने से कील घुसती नहीं है, बार बार मारना पड़ता है, तब जाके कील अंदर घुसती है। परंतु दीवार के बदले में अगर मक्खन होता और वो जो कील है वो गर्म लोहा होता तो पुचुक दबाओ सीधा अंदर चला गया होता। सो जो हम मेमोरी स्टोरेज करना चाहते हैं, लेफ्ट, एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन के गहराई में हम सबकॉन्शियस में डालना चाहते हैं, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में, तो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, तो एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, यानी हथौड़ी से एक ही कील को बार बार मारते हैं, बार बार मारते हैं, बार बार मारते हैं। रिपीटेशंस के द्वारा सबकॉन्शियस में इंफॉर्मेशन डालने की का प्रयास किया जाता है। किसी भी परीक्षा से पहले, किसी भी एग्जाम से पहले, वाइवा से पहले, इंटरव्यू से पहले कितने बार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, पर्सनल स्टडी में, ग्रुप स्टडी में, ट्यूशन में, स्कूल में, एग्जाम से पहले फिर से एक और रिवीजन, एक और रिवीजन, एक ही पेज हम बार बार पढ़े जा रहे हैं। हम क्यों नहीं एक बार पढ़ेंगे, सारा इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस में घुस जाएगा, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन का कम्युनिकेशन पाथवे जो है, न्यूरोनल पाथवे, वो खराब हुआ पड़ा है। सो नेक्स्ट, तीसरा चीज जो हम सीखते हैं डे 1 प्री लंच, वो है लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन का कम्युनिकेशन पाथवेज स्मूदन करना, क्लीन करना, एनर्जाइज करना। उसके बाद है राइट ब्रेन टू लेफ्ट ब्रेन, जैसे मेमोरी रिकॉल, टिप ऑफ द टंग में है, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, सबकॉन्शियस में है परंतु कॉन्शियस माइंड में नहीं आ रहा है। एग्जाम हॉल से बाहर आए, अब याद आया, अरे पर अभी एग्जाम हो चुका है।
या किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय याद नहीं आया क्या कहना है, बाद में याद आ रहा है, क्योंकि राइट ब्रेन से या सबकॉन्शियस से लेफ्ट ब्रेन या कॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन जा नहीं रहा है, क्योंकि न्यूरल पाथवेज खराब पड़े थे। तो उसको एनर्जाइज करना है, क्लेंस करना है और उसको स्ट्रेंथन करना है। अभी लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर खुद से कमजोर पड़ा होगा, इसका प्रूफ क्या है? थकावट आती है, उबासी आती है, जागे हुए हैं पर जमाई ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अरे जागे हुए हो तो अलर्ट रहो, जागृत रहो, सतर्क रहो। ये नींद क्यों आ रही है, ढीलापन क्यों है, कमजोरी क्यों है? दैट मीन्स लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर जो फिजिकल बॉडी को और कॉन्शियस इंटेलिजेंस को, लॉजिकल थिंकिंग को कंट्रोल करता है, वो कमजोर पड़ा है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी होगा लेफ्ट ब्रेन को स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट है राइट ब्रेन को स्ट्रेंथन करना। सबकॉन्शियस माइंड, इंटरनल एक्टिविटी, इंटरनल हेल्थ, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है, उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि राइट ब्रेन स्ट्रांग नहीं है। तो राइट ब्रेन को स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग ब्रेन फ्रीक्वेंसी। चूंकि सबकॉन्शियस का पूरा चीज है, ट्रेनिंग है, सबकॉन्शियस का यूटिलाइजेशन है, एप्लीकेशंस है, तो ब्रेन फ्रीक्वेंसी तो कम करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जब हम जागृत रहते हैं, हमारा ब्रेन हाई फ्रीक्वेंसीज में काम करता है। पहले हमको सीखना है हाउ टू रिड्यूस ब्रेन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है इंक्रीज ब्रेन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मेडिटेशन से बाहर भी आना है। क्योंकि मेडिटेशन में आप हो, अचानक घंटी बजी या किसी ने झिझोर के आपको उठा दिया और आप ऐसे करके बाहर आ रहे हो, तो उससे ब्रेन को नुकसान हो सकता है, हेल्थ को नुकसान हो सकता है। सो रिड्यूसिंग ब्रेन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ब्रेन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है मेंटेनिंग हाई ब्रेन फ्रीक्वेंसी, जागृत रहना, कॉन्शियस रहना। नेक्स्ट है मेंटेनिंग लो ब्रेन फ्रीक्वेंसी। जब इंसान सोता है, व्हेन वी फॉल asleep, इनिशियल 10 मिनट के अंदर ब्रेन फ्रीक्वेंसी लो थीटा फ्रीक्वेंसी में चला जाता है। वह लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहकर धीरे धीरे ब्रेन फ्रीक्वेंसी उठ के अल्फा फ्रीक्वेंसी तक आता है और फिर वहां से अल्फा के पीक में जाकर फिर से ड्रॉप करता है। इस पीरियड को 90 मिनट्स का पीरियड कहते हैं। इसको 1 स्लीप साइकिल कहते हैं। ऐसे 4 स्लीप साइकिल की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट स्लीप साइकिल में ब्रेन फ्रीक्वेंसी लॉन्ग थीटा में रहना चाहिए, लो थीटा में रहना चाहिए, शॉर्ट अल्फा में रहना चाहिए, हाई अल्फा में रहना चाहिए। धीरे धीरे फोर्थ स्लीप साइकिल तक जब पहुंचेंगे, थीटा फ्रीक्वेंसी शॉर्ट और सेंटर में, थीटा के सेंटर में अल्फा फ्रीक्वेंसी लॉन्ग और अल्फा के सेंटर में 10.5 साइकिल्स पर सेकेंड, जो कि ईईजी के द्वारा पता चलेगा, एविडेंस होगा, प्रूफ होगा। तो जैसे शरीर में स्केलेटन होता है, उस प्रकार से स्लीप का एक स्केलेटल होता है। कैसे ब्रेन फ्रीक्वेंसी का मूवमेंट्स होना चाहिए। जब तक वो ब्रेन फ्रीक्वेंसी का मूवमेंट्स करेक्ट नहीं है, इसको हेल्थी स्लीप नहीं कहा जाता है, डिस्टर्ब्ड स्लीप कहा जाएगा या अननेचुरल स्लीप कहा जाएगा। स्वस्थ स्लीप होगा तो नेक्स्ट डे फ्रेश रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा, एनर्जी खराब रहेगा। तो मेंटेनिंग लो ब्रेन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, नो मोर इंसोम्निया। स्लीपलेसनेस से हम मुक्ति पा जाएंगे। जब सोना होगा इंस्टेंटली सो जाएंगे। हम अपने मेंटल टेक्निक के द्वारा, बीमारी में हो, ओल्ड एज में हो, स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, या ऐसे ही किसी भी कंडीशन में, द मोमेंट वी वांट टू फॉल asleep, हम तुरंत, चूंकि अपने माइंड पे कंट्रोल है, अर्थात अपने ब्रेन पे कंट्रोल है, हम तुरंत स्लीप पे एंट्री कर पाएंगे। वेकिंग अप ऑन टाइम। करेंटली अलार्म क्लॉक लगा के लोग उठते हैं या किसी को कह देते हैं मुझे उठा देना। उससे क्या होता है, जो बायोलॉजिकल जो स्लीप साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ स्लीप, ये बेनिफिट होगा। फिनिश टास्क दैट यू स्टार्ट। आपने अपने जीवन में कितना कुछ शुरू किया हुआ है, ये किया, वो किया, वो किया, हर चीज डिड यू टेक इट टू द एंड? उसका जो नेचुरल कंक्लूजन होना था। बुक पढ़ना शुरू किया, बुक पढ़ना कंप्लीट किया। रिलेशनशिप में घुसे, उसको लास्ट तक लेके गए। नया प्रोजेक्ट शुरू किया, नया टास्क शुरू किया, नया एक्टिविटी शुरू किया, उसको कंप्लीट किया हर बार, एवरी टाइम, ऑल द टाइम। कितना वहां पे एनर्जी वेस्टेज हो जाता है। परंतु अभी आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम्ड हो चुका होगा कि जब तक आपने जो काम शुरू किया खुद के डिसीजन से, जब तक खत्म ना कर ले, वहां से डगमगाएंगे नहीं। आप खुद से इंटरनली फोकस रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, ड्रिवन रहेंगे अपने ही लिए वो डिसीजंस को पूरा करने में। स्टेइंग अवेक एंड अलर्ट, जागृत रहना, सतर्क रहना, ना कि नींद आ रही है इस अवस्था में। ये इससे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, बिजनेस खराब होता है, फाइनेंसेस खराब होते हैं। आपके घर में आप बातचीत कर रहे हो फैमिली मेंबर्स के साथ, परंतु आपको नींद आ रही है। ऑफिस में बॉस आपको कुछ समझा रहे हैं और आपको नींद आ रही है।
क्लाइंट आपके साथ बात कर रहा है पर आपको नींद आ रही है, आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हो आपको नींद आ रही है, लाइफ का एफिशिएंसी क्या होगा? ड्राइविंग कर रहे हो नींद आ रही है। तो जब जागे रहो ना, सतर्क रहो, अलर्ट रहो, शार्प रहो। ये इसके लिए क्या चाहिए? अपने माइंड और ब्रेन के ऊपर कंट्रोल। कलेक्ट अनबायस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सबकॉन्शियस। कई समय पे जब डिसीजन मेकिंग करना होता है, हम बायस्ड इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। अनबायस्ड तरीके से सही क्या है मेरे लिए, बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, कैरियर ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, कौन सा करेक्ट डिसीजन होगा, एब्सोल्यूट करेक्ट। दैट मीन्स भविष्य को चेक करते हुए, मेरे एस्पिरेशंस को चेक करते हुए, मेरे एप्टीट्यूड को चेक करते हुए, फ्यूचर के सिचुएशंस को चेक करते हुए, रिलायबल डिसीजन। किस प्रकार का रिलायबल डिसीजन मेकिंग? वेयर यू कैन बेट योर लाइफ, अब अपना जीवन दांव पे लगा सको, इस तरीके से सीधा ठोक कर डिसीजन लेना सबकॉन्शियस माइंड के क्षमता के द्वारा। इंप्रूव हेल्थ थ्रू ब्रेन कोऑर्डिनेशन। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन रहेगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट ब्रेन का, तो फिर आपका हेल्थ आप बेहतर तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे। एंड फाइनली रिलायबल डिसीजन मेकिंग। ये सब अभी फर्स्ट डे बिफोर लंच का ट्रेनिंग चल रहा है। नेक्स्ट आता है ध्यान समाधि, यानी मेडिटेशन करके ध्यान में चले जाना। ध्यान की अवस्था किसे कहा जाएगा? वो भी समाधि टाइप ध्यान की अवस्था, जहां पे यू आर इन ए डीप स्टेट ऑफ साइलेंस, सब चुप है, स्टिलनेस है, स्थिरता है, सेरेनिटी है, सुकून है। हाउ सून? इतना डीप लेवल ऑफ मेडिटेशन में चले जाओगे? विद इन 20-25 सेकेंड्स। यानी आप ऑटो रिक्शा में चल रहे थे, बाजार में थे, ऑफिस में थे, या स्टॉक मार्केट के अंदर थे, या घर में थे, किसी के साथ लड़ाई करके आए थे, या थके हारे या बीमार अवस्था में हो, नेक्स्ट 20-25 सेकेंड्स के अंदर चक शार्प लाइक ए पावरफुल बूम, इंस्टेंटेनियसली डीप स्टिलनेस, सेरेनिटी एंड टोटल साइलेंस, जहां पे आप फिजिकल वर्ल्ड को कट ऑफ कर लोगे, पांचों इंद्रियों को कट ऑफ कर लोगे, बॉडीली अवेयरनेस को कट ऑफ कर लोगे, जहां पे आपको कोई चेतना नहीं होगा शरीर का, ना पांचों इंद्रियों से आने वाले किसी भी इंफॉर्मेशन को। सेंसरी अवेयरनेस को कट ऑफ कर लिया, अंदर घुस गए, खुद के अंदर सिमट गए। तो ये हो गया गोइंग डीप विद इन योर ओन सेल्फ। इस लेवल का 20-25 सेकेंड्स के अंदर, 1 घंटे के बाद नहीं, एंड कोई म्यूजिक लगा के नहीं, अगरबत्ती जला के नहीं, पर्दा बंद करके नहीं, क्राउडेड प्लेस में विद इन 20-25 सेकेंड्स शुप। कैसे हो पाएगा? साइंटिफिक प्रोसेसेस फॉलो करने होते हैं, तुक्काबाजी नहीं, विम्सिकल आइडियाज नहीं, परंतु साइंस के बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा डेवलप किए हुए टेक्निक्स। फिजिकल ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो कि 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, वहां से अपने मन को हटाकर 2 डायमेंशनल मेंटल वर्ल्ड में जाना पड़ता है। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, उसमें डेप्थ होगा ही होगा, उसमें हाइट होगा ही होगा, उसमें विड्थ होगा ही होगा, तो फिर वो 2 डायमेंशनल तो हुआ नहीं, 3 डायमेंशनल हुआ। सो फिजिकल ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड 3 डायमेंशनल होता है, परंतु मेंटल वर्ल्ड 2 डायमेंशनल बना सकते हैं, जहां पे कोई गहराई नहीं है, सिर्फ विड्थ है, हाइट है, या मन में बना सकते हो। सो ऑब्जेक्टिव डायमेंशन से 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में, और फिर 1 डायमेंशन जो कि आप मन में भी नहीं बना सकते हो, आपको इंटेलिजेंस के द्वारा बनाना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट आप माइंड के भी पीछे चले जाओगे। अब माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, अपने मन पे नियंत्रण ला पाओगे। मन पे नियंत्रण रहेगा, जीवन के हर अनुभव के ऊपर नियंत्रण रहेगा, थॉट्स पे नियंत्रण रहेगा, जीवन के हर परिस्थिति पर नियंत्रण रहेगा, शरीर के हर अवस्था पर नियंत्रण रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ मन के द्वारा संचालित हो रहा है। और मन को कंट्रोल करने के लिए मन के पीछे जाना जरूरी है, इंटेलिजेंस लेवल पे। सो 3D 2D 1D पे जाना पड़ेगा। फिजिकल वर्ल्ड में हमारी आंखें हैं, आंखों में रेटिना होता है, रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, कोन सेल्स, रॉड सेल्स। रॉड सेल्स लो लाइट इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है, कोन सेल्स कलर के इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है। 3 प्रकार के फ्रीक्वेंसीज, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, जिसमें से ब्लू हाई फ्रीक्वेंसी है, ग्रीन मीडियम फ्रीक्वेंसी, रेड लो फ्रीक्वेंसी। सो आपको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स मन में ब्लू कलर में बनाना होगा एक पर्टिकुलर टेक्निक के द्वारा। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर में बनाना होगा, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रेड कलर में बनाना होगा। तो ये एक रिसर्च से डेवलप किया हुआ टेक्निक है ये।
साइंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड टेक्निक है। इसी कारण से 20-25 सेकेंड्स में ठैक आप अंदर मन की गहराई में घुस जाओगे, फास्ट। नो फैंटेसीज रिक्वायर्ड, नो बिलीफ सिस्टम्स रिक्वायर्ड, नो फेथ रिक्वायर्ड। जस्ट फॉलो द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स को फॉलो करो। तो ध्यान समाधि में पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अभी आते हैं अभी तो शुरुआत है, पहला दिन लंच का टाइम भी हुआ नहीं है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। सूक्ष्म देह, जड़ देह, स्थूल देह। सूक्ष्म देह से शरीर से बाहर आ जाओ। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में प्राइमरी फर्क क्या है? कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन, वहां पे प्रेजेंट होता है जहां पे शरीर होता है। यानी आपका शरीर जहां पर है, आपका कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन वहीं पर है। मतलब जो अतीत है, पास्ट है, जो बीत चुका है, आप राइट नाउ बैठे बैठे पास्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। आप पास्ट की मेमोरीज को लेके आ सकते हो, परंतु पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका माइंड पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है। फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, अंदेशा कर सकते हो, परंतु उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका माइंड फ्यूचर में नहीं है, पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है। आपका शरीर जहां पर है, शरीर के बाहर आपका माइंड नहीं है। यानी दूर की चीजों को, रिमोट लोकेशंस को आप वहां को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। जहां आपका शरीर पहुंच सकता है, वहीं तक आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, शरीर और शरीर की इंद्रिया। यह है कॉन्शियस माइंड का एक मजबूरी, एक लिमिटेशन। तो जब तक आप कॉन्शियस माइंड को यूटिलाइज करके इस दुनिया में जी रहे हो, आप सिर्फ प्रेजेंट में और प्रेजेंट बॉडी के लोकेशन पे ही फिक्स रहोगे, बंधे हुए रहोगे। तो शरीर के बाहर आ जाओ, सबकॉन्शियस माइंड का एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड ऑन द कॉन्ट्ररी इस वक्त अतीत में भी है, इस वक्त भविष्य में भी है, इस वक्त यहां भी है, इस वक्त वहां भी है, ब्रह्मांड के हर जगह पर है, अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। सो टाइम स्पेस का लिमिटेशन नहीं है सबकॉन्शियस माइंड के पास। तो उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन में? क्यों नहीं सेंस कर पा रहे हो कि फ्यूचर में बिजनेस कैसा आगे चलेगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, स्टॉक मार्केट का क्या स्टेटस होने वाला है, रिलेशनशिप आगे जाके कैसा जाएगा, ये जो नौकरी पे घुस रहे हो, बिजनेस में घुस रहे हो, ये आगे जाके क्या होने वाला है, जो इशू चल रहा है इसका रूट कॉज क्या है, कहां से शुरू हुआ था पूरा चीज, भले ही हेल्थ का हो, फाइनेंस का हो, रिलेशनशिप का हो। सो जो पास्ट का इंफॉर्मेशन है, फ्यूचर का इंफॉर्मेशन है, वो आप करेंटली कॉन्शियसली निकाल ही नहीं सकते हो। तो शरीर के बाहर आ जाओ। इंस्टेंटली आपने टाइम स्पेस कंटिन्यूम के लिमिटेशन को ब्रेक कर दिया है। अभी आप अतीत में भी जा सकते हो। सुना हुआ है ना, आत्मा का ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, पुनर्जन्म होता है, पास्ट लाइफ होता है, नेक्स्ट लाइफ होता है। रियलिटी कैसे पता चलेगा आपको कि सच है कि नहीं? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, प्रूफ कहां से पता चलेगा? थियोरेटिकल बुक्स लेके पढ़ते रहोगे, लोगों का लेक्चर सुनते रहोगे, साधु बाबाओं का। कई लोगों ने सुना हुआ है, उन्होंने खुद ने सुना हुआ है, प्रत्यक्ष प्रमाण है उनके पास। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करके देख लो, प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा कि डेथ के समय क्या होता है। फिजिकल आंखों से तो दिखता नहीं है, वहां दिखता है कि बॉडी लेटा हुआ है, सो रहा है, परंतु वो तो सो नहीं रहा है, वो तो मर गया है, वो चले गए, हैज लेफ्ट अस, इज नो मोर विथ अस। वो तो अभी नहीं रहे हमारे साथ, हम सबको छोड़ के चले गए। कौन चला गया? कोई तो जाता हुआ दिखाई नहीं दिया, आंखों से नहीं दिखाई देगा। शरीर के बाहर आ जाओ, अब दिखेगा। फॉलो करो कहां जा रहा है। पूरा जन्म मृत्यु का जो एक्सपीरियंस है, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप से, डायरेक्ट परसेप्शन के एक्सपीरियंस के द्वारा, रिपीटेड एक्सपीरियंस के द्वारा कन्विंस्ड हो जाओगे, यू आर नॉट दिस बॉडी, आप ये शरीर नहीं हो। तो जब आपको पता चल जाएगा आप शरीर नहीं हो, यानी टाइम कहीं खत्म नहीं हो रहा है, आपकी मृत्यु नहीं होने वाली है, नहीं मरोगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ भी कर दो, लाइट्स आर नॉट स्विचिंग ऑफ। जब आपको प्रत्यक्ष रूप से एक्सपीरियंशियली अनुभव हो जाए, टेंशन हट गया लाइफ से, क्योंकि पता है कर लेंगे। लेथार्जिक नहीं बनेंगे, आप शार्प बनेंगे, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा कार्मिक करेक्शन कर करके कि हम जो एक्शन करते हैं उससे कार्मिक रिएक्शन आता है, नेगेटिव चीज करोगे ही नहीं। अगर आप इंश्योर कर सके कि आपके घर के बच्चे वो ऐसे चरित्रवान व्यक्ति बनेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, उनका चरित्र खराब नहीं होगा, तो इसके लिए आप क्या करने को तैयार हो? ये है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। लंच टाइम और इस प्रकार से पहला दिन का लंच ब्रेक होगा। 2 दिन के ट्रेनिंग में से पहला दिन का लंच ब्रेक। पोस्ट लंच सबसे पहले होगा
जंप स्टार्टिंग क्रिएटिव थिंकिंग। कई समय पे होता है ना कि हम इस प्रकार से दुविधाओं में फंस जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, जहां पे लोग कहते हैं मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा है? व्हाट डिड यू से? आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है? ये क्या बात हुई भाई? इंसान है हम, और हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा भी होता है? ऐसे जी कैसे लेते हो कि दिमाग काम नहीं कर रहा है? आई कुडंट थिंक, एवरीथिंग बिकेम ब्लैंक। व्हाट डू यू मीन? शार्प होना चाहिए दिमाग को, हर समय दिमाग काम करना चाहिए, तेजी से, शार्प तरीके से, पावरफुल तरीके से, स्ट्रांग तरीके से, एकदम अलर्टनेस के साथ। तो क्रिएटिव थिंकिंग को जब स्टार्ट करना पड़ता है, हम कर देंगे। लंच के बाद पहला एक्टिविटी ये हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। ओपन एआई के अंदर इंटरनली एजीआई अचीव कर लिया है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आएगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, यानी रोबोटिक्स एंड एआई मिलकर, यानी रोबोट्स प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज को ज्यादा सस्ते में और ज्यादा एफिशिएंटली कर लेगी। कोई भी चीज नहीं रह जाएगा, ब्लू कॉलर हो या व्हाइट कॉलर हो, दुकानदारी हो या खेती हो या क्रिएटिव फील्ड्स हो, कुछ नहीं रह जाएगा जहां पर एआई और रोबोटिक्स ज्यादा सस्ते में, ज्यादा स्पीड में, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ, बगैर थके, बगैर सोए, बगैर बीमार हुए, बगैर छुट्टियां लिए काम कर देगी ज्यादा बेहतर तरीके से। तो आपका जो आमदनी है परिवार चलाने के लिए, वो कहां से आता है? कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, कुछ करते हो मेहनत, तब जाके इनकम आता है। पहले से है तो है, परंतु नया इनकम लाना है तो कुछ तो देना पड़ेगा। जो भी आप दोगे एआई और रोबोटिक्स ज्यादा सस्ते में दे देगा, ज्यादा एफिशिएंटली दे देगा, ज्यादा बेहतर क्वालिटी का, ज्यादा फास्ट में दे देगा। अब आगे जाके क्या करोगे? जीवन कैसे चलाओगे? वहां पे चाहिए होगा ओरिजिनल क्रिएटिव इंटेलिजेंस। हम लिविंग बींग्स हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता रहेगा, यानी यहां का डेटा, वहां का डेटा, यहां का डेटा लेके फॉर्मूलाज के बेसिस पे नया कुछ प्रेजेंट करेगा, बट टोटली नया चीज वो नहीं कर पाएगा। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद का जो साइंस है वो मेडिटेशन से प्राप्त किया हुआ साइंस है। वैदिक एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूं। प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस, सूर्यास्त, सूर्योदय एंड ग्रहण, और ये सब, ये जो साइंस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, ये मेडिटेशन से प्राप्त हुआ है। सो मेडिटेशन से नॉलेज मिलता है, एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड का नॉलेज मिलता है। जैसे कि आयुर्वेद का साइंस इसके लिए एक बहुत अच्छा एविडेंस है। योगी ऋषि लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया था, सिर्फ मेडिटेशन से नॉलेज आता था। सो क्रिएटिव नॉलेज अंदर से आएगा और आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाओगे, पायनियर बन पाओगे किसी भी फील्ड में। इसके लिए सबकॉन्शियस ओरिजिनल क्रिएटिविटी को जगाना पड़ता है, जो कि कुंडलिनी जागरण के द्वारा होता है। तो मेडिटेशन में हम कुंडलिनी से कनेक्ट करके, हायर डायमेंशन से कनेक्ट करके खुद के अंदर का इंटरनल क्रिएटिविटी का फाउंटेन शुरू करते हैं। मेमोरी पावर इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकेडमिक एक्सीलेंस, मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन, मोटिवेशन, एंथुजियाज्म, एग्जाम अपियरिंग स्ट्रेटेजी, पोस्ट एग्जाम एक्टिविटीज इत्यादि। मैनिफेस्टेशन टेक्निक, आपके मन में जो इच्छाएं हैं, सपने हैं, आज से 10 साल पहले आपने कुछ सपने देखे होंगे, कुछ इच्छाएं बनाई होंगी आपके, अगले 10 सालों में मैं वहां पहुंचूंगा, ये करूंगा, परिवार को ये फैसिलिटी दूंगा, सारे के सारे पूरे कर पा रहे हो? यानी मन के अंदर की इच्छाओं को मैनिफेस्ट भी तो करना होता है, उसके लिए सबकॉन्शियस फैकल्टी को जगाना पड़ता है। आर्टरी क्लेंजिंग विथ हीलिंग एनर्जी, हार्ट के अंदर जो आर्टरीज है ब्लॉकेज हो जाती है, तो फिर स्टेंट लगाना पड़ता है, बैलूनिंग करना पड़ता है। एनर्जी के द्वारा वूम फ्लश कर दीजिए, आर्टरी क्लेंस कर दीजिए। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके लाइव आपको प्रूफ मिल जाएगा। यानी सीढ़ियों से चढ़े, हाफ गए, टेक्निक कीजिए, फिर से सीढ़ियों से चढ़िए, हाफ है नहीं, लाइव प्रूफ मिल गया इंस्टेंटेनियसली, विद इन मिनट्स मतलब 5-6 मिनट्स के अंदर, कि आपका हार्ट का आर्टरी क्लेंस हो गया, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ। सबकॉन्शियस हीलिंग, बेसिक लेवल का हीलिंग सीखते हैं। नाड़ी परीक्षा एंड नाड़ी बैलेंसिंग, कफ पित्त वाता अपने हाथ में चेक करना, खुद का नाड़ी परीक्षा करना और नाड़ियों को बैलेंस करना। हाउ टू बैलेंस द नाड़ीज? विद ए स्नैप ऑफ ए फिंगर। देखिए, ऑब्जर्व, मेरा हाथ, उंगली, और ये स्नैपिंग करेंगे, ठक हो गया बैलेंसिंग। खुद का, नॉट ओनली खुद का, दूसरों का, और दूसरों के हाथ में तो ऐसे करके हम नाड़ी बैलेंसिंग कर ही देंगे। परंतु ये फर्स्ट डे का ट्रेनिंग खत्म होने को जा रहा है, 2 दिन का ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो जब फर्स्ट डे का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, इसके तुरंत बाद मैं क्या इंस्ट्रक्शन देता हूं मेरे स्टूडेंट्स को, कि अभी ट्रेनिंग खत्म होते ही आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल करना है अपने किसी
भरोसेमंद दोस्त को जो डिस्टेंट सिटी में या डिस्टेंट कॉन्टिनेंट में रहता हो, और फिर उसको सिखाना नाड़ी परीक्षा कैसे करते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने सिखा दिया आपको, आप सिखा देना अपने दोस्त को, और फिर कहना तुम अपना नाड़ी परीक्षा करो लाइव व्हाट्सएप वीडियो पे। तो आप अपने फ्रेंड का के साथ लाइव वीडियो पे हो, आपने अपने फ्रेंड को सिखा दिया है कि वो अपना नाड़ी परीक्षा कैसे करेगा, वो कर रहा है, मीनवाइल उसकी नाड़ियों को आप अपने हाथ में लेके आओगे ब्रेन रेजोनेंस के द्वारा, अपने ब्रेन को उसके ब्रेन से रेजोनेट कराकर अपने हाथ में उसकी नाड़ी को फील करोगे, और जब वो चेक कर रहे हैं आप लाइव ऑन कैमरा अपने फ्रेंड को बताओगे तुम्हारा कफ ऐसा है, तुम्हारा पित्त ऐसा है, तुम्हारा वात ऐसा है, और आप गारंटी से चैलेंज करके मैं कह रहा हूं कि आप देखोगे वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, तुमको कैसे पता चला, मेरा हाथ मेरे पास है, तुम उतने दूर शहर में बैठे हुए हो, आपको आपका फ्रेंड कह रहा होगा, मेरा फ्रेंड नहीं आपका फ्रेंड कह रहा होगा, आपका बेस्ट कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड कह रहा होगा कि तुमको मेरे हाथ का नाड़ी पता कैसे चला। फिर आप बता देना मैंने ग्रैंड मास्टर अब्दुल दास से अभी ट्रेनिंग किया है। इसीलिए यद्यपि तुम डरबन में बैठे हो या टोक्यो में बैठे हो या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हो, मैंने पता कर लिया। बट नॉट ओनली दैट, अपने फ्रेंड को कहना कैमरा की तरफ घूर के देखते रहो, पर अपनी उंगलियों को अपनी नाड़ी में रखे रहो, अपनी नाड़ी को फील करते रहो, वो करता रहेगा। और आप क्या करोगे लाइव ऑन कैमरा, क्योंकि आपका ब्रेन उसके ब्रेन से रेजोनेट कर रहा है, तो आप कनेक्टेड हो, आप अपनी नाड़ी की तरफ ये करोगे। जैसे किया लाइव ऑन कैमरा व्हाट्सएप वीडियो में, आप अपने दोस्त का फ्रेंड की आंखों को देखना, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होगा, हाउ, कैसे किया, मेरे तीनों नाड़ी बैलेंस हो गए, कैसे हुआ। दैट मीन्स आपके फ्रेंड को तो नाड़ी बैलेंसिंग आता नहीं है, आपने ये किया, आपका ये स्नैप ठाक एंड लाइव आप कैमरा में देख रहे हो कि दूसरे कॉन्टिनेंट में बैठा हुआ आपका फ्रेंड चकित हो रहा है। ये हुआ फर्स्ट डे का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका पर्सनल लेवल का होमवर्क, जहां पे मैं रहूंगा भी नहीं। 38 ईयर्स से ट्रेनिंग करा रहा हूं, 38 सालों से जीरो फेलियर के साथ, मोर देन लाख स्टूडेंट अक्रॉस 80 कंट्रीज, मेरे जीरो फेलियर। एक दिन भी, एक बार भी, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हुआ जो मेरे से ट्रेनिंग कर रहा है और ये टेक्निक करके उसको 100%, 100.00, 99.99 जैसा फालतू बकवास नहीं, 100.00 वाला जीनियस एफिशिएंसी, जो कि सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस के द्वारा हो सकता है। आप ये करके दिखाओगे ऑन डे 1। नाड़ी परीक्षा, नाड़ी बैलेंसिंग, चक्रा अलाइनमेंट एंड चक्रा बैलेंसिंग। अगेन वन स्नैप चक्रा अलाइनमेंट, अनदर स्नैप चक्रा बैलेंसिंग। रामदेव बाबा का आता था ना एक समय पे, 2 घूंट जिंदगी के, बेस्ड ऑन दैट मैंने बनाया है मेरा अब्दुल दास के लिए मेरा नाम ग्रैंड मास्टर अब्दुल दास है। 3 चुटकी जिंदगी के, नाड़ी बैलेंसिंग, चक्रा अलाइनमेंट, चक्रा बैलेंसिंग, तीनों चीज, एंड एंड ऑफ द डे। इस प्रकार से डे 1 का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। अभी तक फर्स्ट डे का ट्रेनिंग चल रहा था, ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग सबकॉन्शियस माइंड का। चलते हैं डे 2 को, रिमोट टच। व्हाट इज दिस रिमोट टच? मान लीजिए आप ऑफिस में हो या आउट स्टेशन पे हो और घर में छोटा बच्चा है जो आपको मिस कर रहा है, या एल्डरली ग्रैंड पेरेंट है जो पैनिक कर रहे हैं, और आपका फोन आता है, आप ऑस्ट्रेलिया में गए हो या ऑफिस में हो या रिमोट एरिया में हो, आपके घर से फोन आता है कि कहाँ हो, मैं तो यहां आया हूं, इस वक्त तुमको घर में होना चाहिए था, काश घर पे होते। वो कितना आपको याद कर रहे हैं, दादी माँ कितना याद कर रही हैं, या बेबी आपको कितना याद कर रही है, रो रही है, खाना खाने को तैयार नहीं है, और आप भी मन में सोच रहे हो काश मैं वहां पे होता, सिर पे हाथ फेर देता या हाथ को पकड़ता, और फिर मेरा जो फिजिकल टच है इससे दादी माँ को बहुत खुशी मिलती, दादी माँ के मन को शांति मिलती। वो जो पैनिक कर रही है पैनिक नहीं करती, दवाई खा लेती या खाना खा लेती या बच्चा इंजेक्शन लगवा लेता, क्योंकि अगर मैं फिजिकली वहां पे होता। काश, ये जो फिजिकल टच है इसका वर्थ क्या है, टेस्ट इट आउट। किसी दिन जब आपको नींद आने वाली है, आप ऑलमोस्ट प्राय सो से गए हो, बिस्तर पे लेटे हुए हो, ऑलमोस्ट रेडी टू फॉल asleep, ऐसे में कोई व्यक्ति आपके परिवार का जो आपको बहुत प्यार करता है, वो आपकी बेटी हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, या ग्रैंड पेरेंट या ब्रदर या हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है, छोटा या बड़ा कोई भी जो आपको बहुत प्यार करता है, वो आपके पास आते हैं और बड़े प्रेम से, हल्के हाथों से आपके सिर पे सहलाते हैं,
बहुत ही दिल की गहराई का इंटरनल प्रेम से सिर पे सहलाते हैं और कहते हैं सो जाओ सो जाओ। कितना सुकून मिलेगा, इमेजिन करके देखो। फिजिकल टच का वर्थ जो है वो इररिप्लेसेबल है। बच्चा स्कूल में एग्जाम लिख रहा है, पैनिक कर रहा है कि टाइम खत्म होता जा रहा है, कैसे करूं, क्या क्या करूं। इस वक्त अगर माँ साइड में बैठी होती और माँ ने ऐसे पकड़ा हुआ होता कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। ये फिजिकल टच है, इससे कितना ताकत आ जाता है बच्चे को, कितना कॉन्फिडेंस आ जाता। मान लो कोई बिल्डिंग क्रश हो गया है, उसके नीचे बहुत मलबे के नीचे कोई फंसा पड़ा है और पैनिक कर रहा है। अगर यहां पे एक रिएश्योरिंग फिजिकल टच मिल जाता, इससे कितना ढांढस बनता, कितना ताकत आता, लड़ने की शक्ति मिलती, डर गायब हो गया होता। तो रिमोट से फिजिकल टच करना, जी हाँ, डे 2 पहला चीज हम ये सीखेंगे, हाउ टू फिजिकली टच समबडी फ्रॉम डिस्टेंस। हम करेंगे, मैं करके दिखाऊंगा, आप खुद करके देखेंगे, आपको प्रूफ मिलेगा, एविडेंस मिलेगा कि आप दूसरों को टच कर पा रहे हो। हाँ, विद इन क्लास करेंगे, कोई दूसरे आपको टच करेंगे, हाथ में टच करते हैं फिलहाल। खैर, ये रिमोट टच। एनर्जी पुलिंग, समुद्र के तट पे वेव्स आ रही हैं, लाखों सालों से आ रही हैं, हजारों लाखों सालों से, हजारों लाखों सालों तक आती रहेंगी। समुद्र में बहुत एनर्जी है, तो समुद्र के वेव से एनर्जी को ले लो ना। एनर्जी का तो खुद का कुछ नहीं होता है, एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। उसको हेल्थ में ट्रांसफॉर्म कर लो, उसको वेल्थ में ट्रांसफॉर्म कर लो, उसको किस्मत में ट्रांसफॉर्म कर लो, उसको बिजनेस ग्रोथ में ट्रांसफॉर्म कर लो, उसको इंटेलिजेंस एनहांसमेंट के लिए ट्रांसफर कर लो। बस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना होगा, पर पुल करना होगा ना एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी पृथ्वी से पुल करो, रॉक्स एंड माउंटेन से एनर्जी पुल करो, विंड से एनर्जी पुल करो, ट्रीज के रूट्स पे जाओ, जो पुरानी ट्रीज हैं, बहुत पुरानी ट्रीज हैं, जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से अर्थ से, पृथ्वी से एनर्जी ले रही है सस्टेनेंस के लिए और फिर दुनिया को बांट रही है। तो वहीं पेड़ों के रूट्स के पास जाकर एनर्जी पुल करो, उसे हम लाइटनिंग रॉड टेक्निक कहते हैं। ऐसा करके किया जाता है, पर इसका एक टेक्निक है, इसके द्वारा आप एनर्जी पुल करो, जैसे लाइटनिंग रॉड लाइटनिंग बोल्ट को पुल करता है। नेक्स्ट है एनर्जी पुशिंग। सो एनर्जी स्टोर कर लो अपने कुंडलिनी में, फॉर एग्जांपल समुद्र की लहरों से एनर्जी अपने कुंडलिनी में स्टोर कर लो, और फिर जिसको जिसको जहां जहां एनर्जी चाहिए, एक हमारा टेक्निक है 2 फिंगर टेक्निक, इसके द्वारा पुश करके एनर्जी डाल दो वहां पर। किसी को लिवर में प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी स्टोन का इशू है, या घुटने में प्रॉब्लम है, या सिर दर्द है, या दिमाग काम नहीं कर रहा, इंटेलिजेंस चाहिए, आइडियाज चाहिए, तो वहां पे एनर्जी दे दो, बूस्ट कर दो एनर्जी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। एक्सट्रैक्शन इंटेंजिबल्स, जैसे कि पेन एक इंटेंजिबल चीज है, पेन को एक्सट्रैक्ट कर लो पेशेंट के बॉडी से, फीवर को एक्सट्रैक्ट कर लो, लेजीनेस को एक्सट्रैक्ट कर लो, प्रोक्रेस्टिनेशन को एक्सट्रैक्ट कर लो, डिप्रेशन को एक्सट्रैक्ट कर लो, सुसाइडल थॉट्स को एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट करना यानी नाउ नो मोर देयर, जब एक्सट्रैक्ट किया जा चुका अभी नहीं है वो। तो इंटेंजिबल चीजें हैं जिनको आप टेंजिबली मेजर नहीं कर सकते हो, ऐसे चीजों का एक टेक्निक होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ इंटेंजिबल एनर्जीज। नेक्स्ट आता है टेंजिबल एनर्जीज। सीने में कफ जमा हुआ है, घोंको घोंको करके खांस रहा है इंसान, सो पुल आउट, एक्सट्रैक्ट इट आउट, इंस्टेंटेनियसली लाइव दिखेगा, विद इन 4-5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स का दिखेगा। आप उसी पेशेंट को ना फिर से खांसो, वो खांसेगा खा खा क्लियर करके, साउंड से पता चल जाएगा, ऑडियंस को पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा, और वो पेशेंट खुद बोलेगा अरे हाँ मेरा सीना काफी हद तक क्लियर हो गया। किडनी स्टोन एक्सट्रैक्ट कर लो, कोलेस्ट्रॉल एक्सट्रैक्ट कर लो, पॉइजन हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। जो टेंजिबल चीजें हैं, उनको किसने पॉइजन ले लिया है सुसाइडल इरादे से, या सांप बिच्छू ने काट लिया, पॉइजन शरीर में जा रहा है, एक्सट्रैक्ट कर लो। तो फिजिकल चीजों को एक्सट्रैक्ट करना ऑल सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। वाटर टेक्निक फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, स्पेशली डायबिटीज हीलिंग के लिए, हाइट इंक्रीज करने के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर डिजाइनिंग के लिए, किस्मत बदलने के लिए, भाग्यशाली होने के लिए, रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए, खुद का सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। मैं एक ऑथर हूं, पब्लिश ऑथर हूं, मेरा एक बुक अवेलेबल है अमेजोन में, मिल जाएगा, ग्रैंड मास्टर अवधूत दास मेरा नाम, और बुक का नाम है पर्सनल डेवलपमेंट मेड इजी। सो पर्सनल डेवलपमेंट के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, बेनिफिट पाइए खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। वाटर टेक्निक है। हैबिट कंट्रोल, एलिमिनेट बैड हैबिट्स। कितनी बुरी आदतें होती हैं खुद के अंदर, अपनों के अंदर, मेरे भाई के अंदर, मेरे बहन के अंदर, मेरे दोस्त के अंदर। तो बैड हैबिट्स को एलिमिनेट करो, गुड हैबिट्स को इनकलकेट करो खुद के लिए, दूसरों के लिए। मुंह से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर बुरी आदत है,
बस आप चेंज कर दो, उसको पता नहीं चलेगा पर वो खुद चेंज हो जाएगा। लाइव आपको दिखने लगेगा एक हफ्ते के अंदर कि हैबिट्स बदलना शुरू हो चुके हैं। डी एडिक्शन, कितना भी नशा क्यों ना हो, 40 साल का चेन स्मोकिंग का नशा फ्यू डेज के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर, केस टू केस डिपेंड करता है कितना, परंतु कुछ ही दिनों के अंदर गारंटीड तरीके से, रिएश्योर्ड तरीके से, नेवर टू कम बैक, फॉर एवर फॉर लाइफ। कोई भी एडिक्शन हो, कितना भी डीप हो, ड्रग्स का हो या चाय कॉफी का हो या टीवी देखने का हो, सबकॉन्शियस माइंड को यूटिलाइज करके डी एडिक्शन कर लीजिए। इंटरनल फॉरगिवनेस, अगर आप फॉरगिव नहीं कर पाते हो, इट इज लाइक जलता हुआ अंगारा या कोयला हाथ में मुट्ठी में पकड़ा हुआ है, खुद जलते रहोगे, किसी और को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो तो फॉरगिवनेस ऐसा कि बाद में ऐसा नहीं होगा कि पहले तो कहते दिल से मैं तुमको माफ करता हूं, परंतु कुछ घंटों के बाद या कुछ मिनटों के बाद फिर से गुस्सा आ रहा है, तो फिर कहां से माफ किया। एक्चुअली इंटरनल फॉरगिवनेस। हीलिंग टर्मिनल डिजीजेस और उसका बेसिक टेक्निक, एडवांस टेक्निक आएगा पोस्ट लंच में, आएगा, ये प्री लंच में है। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, यानी पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट का प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का काउंट चेंज करके उसका एलिमेंटल वैल्यू चेंज कर देना, यानी हीलियम को हाइड्रोजन बना देना या कैल्शियम को फास्फोरस बना देना, इसे एल्केमी कहते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे। यानी बर्थ डिफेक्ट हुआ पड़ा है या कोई दूसरी बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, चेंज कर लो, ट्रांसफॉर्म कर लो, इंटरनल चेंजेस क्रिएट करना। ये सुनने में फैंटास्टिक लगता है क्योंकि है ये फैंटास्टिक। अभी हम सेकेंड डे में आ चुके हैं, लंच होने ही वाला है, बहुत एडवांस लेवल पे सबकॉन्शियस माइंड के पावर को हम यूटिलाइज करना शुरू कर चुके हैं। कनेक्टिंग सबकॉन्शियसली विद एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सबके साथ उनके प्रॉब्लम समझना, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उनसे गाइडेंस एंड शिक्षा प्राप्त करना। एनर्जाइजिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर हेल्थ एंड वेल्थ पर्पसेस, किसी को बुखार है, चपाती को प्रोग्रामिंग करके दे दो, वो चपाती खाना शुरू करेगा, बाय द टाइम वो आधा चपाती कंप्लीट किया उसका बुखार चला जाएगा, भले वो 102 का बुखार रहा हो या कोरोना का बुखार रहा हो, बुखार जाएगा जाएगा जाएगा। सूखा आटा के चपाती से एज लॉन्ग एज आप उसको एनर्जाइज करोगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से, एनर्जी उसके अंदर डाल के अपने सबकॉन्शियस माइंड से। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेकेंड डे का लंच टाइम हो गया। 1 घंटे का लंच ब्रेक होगा एंड विल कंटिन्यू। ह्यूमन माइंड के अंदर जो क्षमताएं हैं उसका जो पीक लेवल है वहां पे घुसकर फंक्शन करना, इसे हम मेंटल वर्क सेशन लेवल कहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आता है जहां पर ह्यूमन एबिलिटीज लिमिटेड लगती हैं, लगता है कि काश एक डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता, काश एक एक्सटर्नल हायर डायमेंशन से, अदर डायमेंशन से पुश मिल जाता, एक नज मिल जाता, तो वह हायर डायमेंशन, तो पोर्टल टू हायर डायमेंशन, जहां जाके हम हायर एक्टिविटीज कर सकेंगे जो कि ह्यूमंस के लिए, मनुष्यों के लिए असंभव चीजें हैं। इसका डिटेल्स तो ट्रेनिंग के अंदर ही होगा। सबकॉन्शियस फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी, हर व्यक्ति के अंदर स्त्रीत्व और पुरुषत्व है, जैसे शिव शक्ति, तो लेफ्ट हाफ फेमिनिन एनर्जी, राइट हाफ ऑफ द बॉडी मैस्कुलिन एनर्जी, उनको आइडेंटिफाई करना सबकॉन्शियस लेवल पे और उनको एक वास्तविक रूप देना, सो दैट आप अपने ही सबकॉन्शियस मैस्कुलिनिटी को और अपने ही सबकॉन्शियस फेमिनिटी को गहराई से डीप जाकर उसको एक्सेस करके यूटिलाइज करके लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ वेरियस चेंजेस एंड बेनिफिट्स आप उससे प्राप्त कर सको, एंड ऑफ कोर्स काउंसलिंग ले सको अपने ही सबकॉन्शियस से, हायर डायमेंशंस के साथ कनेक्ट भी कर सको। इमोशनल हीलिंग, कोई सुसाइडल है, कोई डिप्रेशन में घुसा पड़ा है, तो उनका जो इमोशनल हीलिंग है फटाक से कर लो, खुद का इमोशनल हीलिंग कर लो। कोई दूसरा बंदा है आपका जान पहचान का, बड़े डिप्रेशन में है, बड़े गुस्से में है, परेशान है, जिद्दी है या फ्रस्ट्रेटेड है या ब्रोकन हार्टेड है, उनका इमोशनल हीलिंग कर लो। मल्टीटास्किंग, एक साथ कई चीजें करना और एफिशिएंसी के साथ करना। फाइनली आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में जो बात कही थी, शरीर से बाहर खुद को प्रोजेक्ट करना, ड्यूअल प्रोजेक्शन कर लो, एक प्रोजेक्शन से एक एक्टिविटी करो, दूसरे प्रोजेक्शन से दूसरा एक्टिविटी करो, यानी आप एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जगहों पर इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पाओगे, वो एडवांस लेवल हो जाएगा मल्टीटास्किंग का। डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ हेल्थ एबनॉर्मलिटीज, सीरियस लेवल पे, खतरनाक लेवल पे। एडवांस्ड हीलिंग, साइकिक सर्जरी, यानी ब्रेन रिजेनरेशन, सॉल्विंग इम्पॉसिबल केसेस, जैसे कि टर्मिनल कैंसर को हीलिंग करना, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हीलिंग करना, थैलेसेमिया ठीक करना, एड्स ठीक करना, जेनेटिक लेवल पे क्योरिंग करना,
जो पहले से जेनेटिक डिसऑर्डर चलते आ रहे हैं पूर्वजों से, उसको अभी ब्रेक लगा देना, सो दैट आने वाली जो पुस्तियाँ होंगी उनमें नहीं होगा, कुछ नया चीज़ लेके आना, इस प्रकार का साइकिक सर्जरी एंड ट्रेनिंग एंड्स। ये था 2 दिन का ट्रेनिंग, परंतु मैंने ही कुछ और चीज़ें भी सिखा रखी हैं जो आपको बोनस में मिलेगा। उसको मैंने डिटेल में लिख के स्टूडेंट मैनुअल में डाल दिया है, और बाद में हमारे जो मीटिंग्स होते रहेंगे वहां पे हम उनको खंगालते रहेंगे, उसकी गहराई में जाते रहेंगे। स्लीप लर्निंग, वाइल यू आर स्लीपिंग यू लर्न। दैट मीन्स सोते समय ऑडियो सुन रहे हो, और जो कुछ सुना सुबह उठ के पता चला सबकॉन्शियस में घुस गया है और नॉलेज आपके पास आ चुका है। कार्मिक करेक्शन का, साइकिक शील्ड्स, वेरियस टाइप्स का, कई प्रकार के साइकिक शील्ड्स हैं। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, सब्जेक्टिव कम्युनिकेशन, डार्क एनर्जी करेक्शंस, ब्लैक मैजिक पोजेशंस वगैरह, उनको करेक्शन करना। जियोपैथिक स्ट्रेस, यानी पृथ्वी के अंदर जो खनिज वगैरह अलग अलग है, पृथ्वी का एक जियोमैग्नेटिक फील्ड होता है, आपका खुद का एक न्यूरोनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, दोनों में क्लैश होता है तो हेल्थ इश्यूज आते हैं, इमोशनल इश्यूज आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, उन सबको सॉल्व करना। मिस्टिक मेडिटेशन, लर्न टू मेडिटेट कंटिन्यूसली फॉर आवर्स एंड इवन डेज एट ए स्ट्रेच इफ यू सो डिजायर। अगर आपको इच्छा हुई कि मैं लंबा मेडिटेशन करना चाहता हूं, 6 घंटे का, 12 घंटे का, 48 घंटे का, तो वो जो लॉन्ग मेडिटेशन होंगे कहां सीखोगे? योगियों के पास जाना पड़ेगा, ऋषियों के पास, तो वहां तो 20-30 साल तो आपको सेवा करनी पड़ेगी, फिर जाके कुछ थोड़ा बहुत सीख पाओगे। यहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, समझाया गया है, और उसको आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, विद इन फ्यू डेज आप देखोगे कि आप कई मिनटों का लॉन्ग मेडिटेशन कर पा रहे हो, सेरेनिटी में, साइलेंस में एंड स्टिलनेस में, एकदम एकाग्र होकर, अनडिस्टर्ब, और ना झपकी मार रहे हो ना खराटे मार रहे हो, आप अलर्ट हो, प्रॉपर मेडिटेशन। और उसको आप बहुत जल्दी, कुछ महीनों के अंदर, यू कैन टेक इट टू डेज, मल्टीपल डेज पे आप लेके जा सकोगे अगर करना चाहो तो। और हम कभी कभार रिट्रीट्स करते हैं देवप्रयाग वगैरह में, जहाँ पे हम 2-3 डेज का लंबा मेडिटेशन करते हैं, पर वो एडवांस लोगों के लिए। अगर आप उस एडवांस लेवल पे आ जाते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो उन सब प्रोग्राम्स में। टाइम डिस्टॉर्शन, इसके अंदर आता है टाइम रिग्रेशन, टाइम में पीछे जाना, प्रॉब्लम का इशू फाइंड आउट करना, प्रोग्रेशन, फ्यूचर के बारे में पता करना, डेमोन्स्ट्रेबल, वेरीफाइबल, प्रूवेबल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से। ये मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है, वैसा बकवास नहीं, रियल वर्ल्ड में ब्रास ट्रैक्स में उतर के। एक्सपैंड टाइम, एक्सपैंड एक्सपीरियंस ऑफ टाइम। बच्चे लोग एग्जाम लिखने गए, 2 घंटे का एग्जाम है, उसको एक्सपैंड करा के 3 घंटा कर लिया, तो ब्रेन इतना हाई स्पीड में फंक्शन करने लग गया कि खुद को लगा 3 घंटे का समय है, फुर्सत में बैठ के लिख रहे हैं, जबकि घड़ी में सिर्फ 1.5 घंटा हुआ है। तो ये हो गया टाइम एक्सपेंशन का एक्सपीरियंस। ये कई चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में अप्लाई कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। कंडेंस टाइम, एयरपोर्ट में खड़े हो, अनाउंसमेंट हुआ कि फ्लाइट 6 घंटा डिले हो गया, तो 6 घंटे को कंडेंस कर दो, छोटा कर दो। स्लो डाउन टाइम टू नियर पॉज, कहीं पे रोड एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट बड़ा सीरियस कंडीशन में तड़प रहा है, छटपटा रहा है, लग रहा है कि मर जाएगा जब तक हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तो उसके लिए टाइम को पॉज कर दो, तो दैट उसका हेल्थ कंडीशन फर्दर इंटरनल डैमेज में खराब ना हो जाए, वैसा ही रहे जब तक इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे और डॉक्टर्स आके संभाल लें। एक्चुअली पॉज नहीं किया जा सकता टाइम को, तो नियर पॉज है, इतना स्लो कि ऑलमोस्ट रुक सा गया है। क्रिएट ऑल्टरनेट टाइमलाइन, दैट मीन्स जो होना चाहिए था उसको बदल दो, क्योंकि आप एनर्जी लेवल पे टाइम एनर्जी में घुस के एक ऐसा टाइमलाइन बनाओ जहां पे वर्ल्ड के टाइम को उसमें फनल कर दो, फिर वो ऑल्टरनेट टाइमलाइन वाला चीज मैनिफेस्ट होगा, ना कि जो अदरवाइज होने वाला था। बेनिफिट्स क्या इस पूरे ट्रेनिंग के? लाइफ लॉन्ग मंथली क्लासेस, 1 टाइम फीस, दैट मीन्स 2 दिन का ट्रेनिंग, हर महीने ट्रेनिंग होगा, एक बार फीस देकर। पहले के जमाने में गुरु दक्षिणा होता था, आजकल ट्रेनिंग फीस होता है। 1 टाइम फीस देकर लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, और ट्रेनिंग में जो कुछ अपग्रेड्स है, आज से 5 साल 10 साल के बाद नई चीज़ें आ गई होंगी, उनको निःशुल्क में पा लीजिए। लाइफ लॉन्ग प्रोग्रामिंग सपोर्ट, मान लीजिए आपकी बहन ट्रैवल कर रही है दिल्ली टू बॉम्बे किसी ऑफिशियल काम से, तो उसका जर्नी सेफ रहे, काम अच्छे से हो जाए, सिक्योर तरीके से घर पहुंच जाए, तो पूरा जर्नी का प्रोग्रामिंग, पेरेंट्स तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, सिक्योर रहे, सेफ रहे, सब ठीक रहे, तो उसके लिए मेंटल प्रोग्रामिंग, हॉस्पिटल का, कोर्ट केसेस का, इंटरव्यूज का, ऑफिस में प्रमोशन का, बिजनेस में डील्स कंप्लीट करने का, सेल्स क्लोज करने का। तो प्रोग्रामिंग खुद तो कीजिए अपने माइंड पावर से, और मेरा जो स्टूडेंट का कम्युनिटी है यहाँ पे सपोर्ट ले लीजिए। 1-2% लोग भी आपको हेल्प करेंगे, तो भी 200-300 लोग आपको हेल्प कर रहे होंगे। नॉट ओनली दैट, कई लोग कई ट्रेनिंग करते हैं, प्राणिक हीलिंग, रेकी वगैरह ढेरों प्रोग्राम कर लेते हैं, परंतु बाद में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई नहीं देते। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है,
2 दिन का ट्रेनिंग करेंगे, 40 दिनों के लिए आपके साथ पर्सनल मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू हो जाएगा निःशुल्क में, जहां पे 2 दिन में मैंने क्या सिखाया है, हमारा एकेडमी सबकॉन्शियस वर्ल्ड के सीनियर मेंटर्स 40 डेज का टाइम लेके 2 दिन में मैंने जो सिखाया होगा उसको ब्रेक डाउन करके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ आपके लाइफ में आपको गाइड करते हुए चलेंगे। तो 40 डेज का फ्री मेंटरशिप है। एक्सेस टू अर्लियर वीडियोस, आज से 6 साल पहले मैंने सिखाया होगा कैसे अल्जाइमर्स डिजीज ठीक करते हैं, वो तो आप मिस कर गए हो, तो मिल जाएगा आपको वीडियोस, आप देखकर अभी सीख सकोगे। एक्सेस टू बिजनेस नेटवर्किंग कम्युनिटी, हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के अंदर आपका जो बिजनेस है, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हो, आपका जितना रीच है दुनिया में उतना तक ही तो पहुंच पाते हो। मेरे स्टूडेंट्स के रीच तक आप पहुंच पाए? आपको कहीं पे जाना है, आईटीसी में जाना है, एचआर मैनेजर से मिलना है, जान पहचान अगर नहीं है, कोई अगर कनेक्ट करवा देगा तो शायद मेरा एक स्टूडेंट ऑलरेडी एचआर मैनेजर है आईटीसी का, तो वो उसके साथ कनेक्ट कर लोगे तो बिजनेस नेटवर्किंग भी बहुत अच्छे से हो जाता है। इसके अलावा कई दूसरे ट्रेनिंग्स भी कराता हूं, जैसे मनी एनर्जी, पेंडुलम डाउजिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, वहां पे आपको प्रेफरेंशियल फीस ट्रीटमेंट मिलता है। ये ट्रेनिंग का फीस कितना है? 2 प्रकार के फीस है, ये जो अभी तक मैं जो समझाया, सिलेबस जिसका समझाया, एक है इंडिया के बाहर जो है, भारतवर्ष के बाहर जो है उनके लिए 30,000 इंडियन रुपीज का फीस है, वन टाइम फीस। जो इंडिया के अंदर है आपके लिए फीस है 25,000 रुपीज। इस ट्रेनिंग को आप वन टाइम फीस देके लाइफ लॉन्ग के लिए मंथली ट्रेनिंग करोगे। मंथली ट्रेनिंग का क्या मतलब हुआ? आपने ऑलरेडी देख लिया सिलेबस कितना वास्ट है, और अभी तक तो मैंने बेयरली स्टार्टेड स्क्रैचिंग द सरफेस। माइंड का डायमेंशन बहुत गहरा होता है, बहुत 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 गहरा होता है, हर लेवल पे, हर जगह पर। उतनी गहराइयों को हर क्लास में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। सो हर क्लास में किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हम स्पेशलाइजेशन करते हैं। एज ए रिजल्ट ये मंथली ट्रेनिंग हो जाता है, आप ज़्यादा डीपर घुस पाते हो, सबकॉन्शियस एनर्जी को ज़्यादा डीपली एब्जॉर्ब कर पाते हो, और मैं आपके सबकॉन्शियस में जाके आपके अंदर जो अलग अलग फैकल्टीज हैं, 16 स्पेसिफिक फैकल्टीज हैं, उनको मैं आइडेंटिफाई करके, क्लेंस करके, एनर्जाइज करता हूं, उसका जो इंटरडिपेंडेंसी है, परस्पर निर्भरता, उसे एनहांस करता हूं, फिर उसका एस्टैब्लिश करके आपके सबकॉन्शियस में प्रोटोकॉल्स बनाता हूं आपके कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने के लिए, और आपके कॉन्शियस माइंड में प्रोटोकॉल्स बनाता हूं आपके सबकॉन्शियस से कनेक्ट करने के लिए, सो दैट आप खुद से ही ऑन योर ओन डीप मेडिटेटिव लेवल्स पे जाकर किसी भी समय पे, किसी भी जगह पर, विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक, विदाउट अगरबत्ती, विदाउट डार्कनेस, चलते चलते, बैठे बैठे, पार्क में बैठे बैठे, या छत में बैठे बैठे, या कहीं भी आप डीप मेडिटेटिव अवस्था में तुरंत पहुंच सको। सो ये सब होता है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना डीपली इन चीजों को सीखेंगे। ठीक है, विल एंड द प्रोग्राम नाउ। स्वस्थ रहिएगा, सुखी रहिएगा, ईश्वर आपका मंगल करे। नमस्कार।